बेटा वेरिएशंस अब हम समझ चुके हैं वेरिएशंस क्या होती हैं। किसी भी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें हमने वेरिएशंस कहा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलती हैं एज कंपैरेटिवली टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ वेरिएशंस की, कि रिप्रोडक्शंस में जो वेरिएशंस हो रही हैं उनके पीछे का कारण क्या है, क्या रीजन है, क्या कॉजेस हैं, जानते हैं। कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमने अभी पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेरिएशन ज्यादा होती हैं। रीजन क्या था? क्योंकि उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होता है। तो इसी के रिवीजन में हम चलेंगे, जैसे कि गैमेट्स का फ्यूजन। लेकिन पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखो क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल बॉडी के अंदर और मेल बॉडी के अंदर जहां भी जिस ऑर्गन के अंदर गैमेट्स बने हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो गैमेट्स बने हैं तो इसकी जो सेल्स होते हैं, जिन्हें हमने कहा था क्या, गोनेड्स, ठीक है, ये गोनेड्स हैं और गोनेड्स को हम जानते हैं ओवेरी के नाम से। ऐसे ही मेल के अंदर जो गोनेड्स होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? टेस्टिस के नाम से, ठीक है। तो मेल बॉडी के अंदर है टेस्टिस और फीमेल बॉडी के अंदर है ओवरी। इनकी जो सेल्स होती हैं, जिन सेल्स से ओवम बन रहा है, या टेस्टिस की वो सेल्स जिससे स्पर्म बन रहा है, इन्हें हम कहते हैं क्या? ओवेरी, ओवम मदर सेल, ठीक है, ये हो गई ओवम मदर सेल। और यहाँ पे स्पर्म को बनाने वाली जो सेल्स है वो हो गई स्पर्म मदर सेल। ये दोनों ही सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, यानी इनकी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों में। लेकिन जब ये 46 वाली सेल्स के अंदर होता है डिवीजन, जिसे हम कहेंगे क्या? मियोसिस डिवीजन। क्योंकि हम जानते हैं मियोसिस डिवीजन वो डिवीजन होता है जिससे हाफ नंबर ऑफ मियोसिस, जिससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो जब गोनेड्स के अंदर प्रेजेंट ओवम मदर सेल्स या स्पर्म मदर सेल्स में, जो कि खुद डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम्स को कैरी करती हैं, जब इनमें मियोसिस डिवीजन होता है तो यहां से आपकी सेल्स बनती हैं 2n से n नंबर ऑफ सेल्स वाली सेल्स यहाँ पे फॉर्म्ड होती हैं। इसी तरीके से स्पर्म मदर सेल से जो स्पर्म बनता है वो कैसा होता है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी करने वाली सेल होती है। यानी कि ये एक रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ हाफ दूसरे में चले गए। तो हमने इस केस में देखा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो कैसे हो गए? एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है, सेपरेट हुए। तो रीजन यही है कि चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। सबसे पहली कंडीशन यहीं से आती है कि जब मियोसिस डिवीजन हो रहा होता है मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस में, तो इसमें सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही कैसे हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। सेकंड, इसी मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि जो भी कोई क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम में आपने देखा एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है। तो जो 2 क्रोमेटिड होते हैं इस तरीके से, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि अगर कोई एक थिक क्रोमेटिड है और एक थिन क्रोमेटिड है, ठीक है, ये एक थिक क्रोमेटिड है जो और दूसरा थिन क्रोमेटिड है, तो क्रॉसिंग ओवर से जब हाफ पार्ट थिन और हाफ थिक हो जाए, हाफ पार्ट थिन और हाफ थिक हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, और इधर भी हाफ पार्ट आपका थिक है और हाफ थिन है, तो इसमें हमने देखा क्या चेंजेस आया कि एक क्रोमेटिड के जो जीन थे वो दूसरे के पास ट्रांसफर हो गए और जो इधर वाले जीन थे वो इसके पास ट्रांसफर हो गए। यानी एक नया ही कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? क्रॉसिंग ओवर। तो हमने देखा कि मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है, पहला केस की मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम सेपरेट हुए, सेकंड केस की मियोसिस में आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ, एंड थर्ड नंबर की मतलब वन पर्सन का सेकंड पर्सन के गैमेट से क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। दोनों के दोनों गैमेट्स क्या कर रहे हैं? फ्यूज होके n+n आपको एक 2n सेल्स फॉर्म्ड कर रहे हैं। तो इस जिसका हमने कहा क्या? जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर जो इसका टोटल जेनेटिक मटेरियल है वो मिक्सिंग है।
टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, कि फर्स्ट फ्रॉम फादर, सेकंड फ्रॉम मदर, ठीक है। तो n+n यहाँ पे 2n जो जाइगोट बना है, इसमें क्या होगा, एक नया ही कॉम्बिनेशन बन गया है, ठीक है। म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशंस होती हैं। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन होता है द सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज अ म्यूटेशन। किसी भी रीजन से अगर आपके जेनेटिक मटेरियल में कोई सडन कोई चेंज आ जाता है तो वो म्यूटेशन को कोज करता है, और म्यूटेशन की वजह से क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी वेरिएशन को कोज कर सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस होती हैं। पहला, गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस का होना। सेकंड, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर के होने से। थर्ड नंबर, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से गैमेट्स के फ्यूजन होने से भी वेरिएशंस होती है। और फोर्थ नंबर हमने देखा कि सडन चेंजेस यानी म्यूटेशन की भी वजह से वेरिएशंस कोज होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि वेरिएशंस हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है। वेरिएशंस है क्या, कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव, अब जरूरी नहीं है कि जो भी चेंज किया जा रहा है या हुआ है वो हमेशा आपके बेनिफिशियल ही होंगे, नहीं। कई बारी वेरिएशन बहुत ज्यादा मेजर अमाउंट में हो जाती है, चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उल्टा वो उस ऑफस्प्रिंग के लिए सर्वाइवल चांसेस को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता और किल हो जाता है। लेकिन कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो सर्वाइवल चांसेस को बढ़ा देती हैं, ठीक है। और जब वो सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो स्पीशीज क्या होती है, ग्रेजुअल चेंजेस को एक्यूमुलेट करते करते इवोल्यूट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस है कि नॉट ऑल वेरिएशंस आर इक्वली यूजफुल। सारी के सारी वेरिएशन जरूरी नहीं है कि इक्वली यूजफुल हो। सम वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बेटर एंड प्रोवाइड एडवांटेज इन द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रेसिस्टेंट जो हीट का एग्जाम्पल है, ये सभी बच्चों ने सुना होगा कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, रेसिस्टेंट टू हीट, सर्वाइव बेटर इन हीट वेव, यानी हीट वेव्स के अंदर बैक्टीरिया नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन अगर उन्होंने अपने बॉडी के अंदर हीट को रेसिस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ाई है तो वो हीट वेव के अंदर भी क्या कर रहे हैं, हीट रेसिस्टेंट होने की वजह से बेटर तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन निकल कर आती है कि एनवायरनमेंट सेलेक्ट यूजफुल वेरिएशंस बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है अगर उसमें कोई इस भी स्पीशीज आगे क्या कर पा रही है, इवोल्यूट हो पा रही है, क्यों, क्योंकि जो उसमें वेरिएशंस आई हैं उन वेरिएशंस को नेचर ने सिलेक्ट किया है तो ही वो आगे सरवाइव कर पा रही है और वो इवोल्यूट हो पा रही है। अगर उसमें वेरिएशंस होते और वो नॉन बेनिफिशियल वेरिएशंस होते तो आज वो स्पीशीज बिल्कुल भी इवोल्यूट नहीं हो पाती, अब तक खत्म हो चुकी होती, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ग्रेगर जोहन मेंडल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जेनेटिक्स पे वर्क किया और आज हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने हमें कुछ रूल्स बताए, लॉज दिए कि किस तरीके से पेरेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इनके लिए क्या क्या बेसिक टर्म्स थे वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। इन्होंने बताया है कि जो की पॉइंट है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मेंडल्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो सब पढ़ेंगे। जो की पॉइंट्स गिवन है वो है कि बोथ पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक मटेरियल जाता है उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दोनों ही पेरेंट्स का, मेल एज वेल एज फीमेल, ठीक है। ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे फीचर्स होते हैं वो जीन कैरी करता है, जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जीन के अंदर होती है प्रोटीन, प्रोटीन हमें स्ट्रक्चर या फीचर्स प्रोवाइड करती है। अब ये जीन जहां प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डीएनए के पास, और डीएनए प्लस जीन दोनों ही प्रेजेंट होती है हमारे क्रोमोसोम्स में। देखेंगे कि अगर ये क्रोमोसोम्स है तो इस क्रोमोसोम्स को जब आप अनवाइंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें डबल हेलिकल क्या है, डीएनए स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होती है, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से यहाँ पे होलो स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होती है और इन्हीं में होती है क्या, प्रोटीन, ठीक है। तो इस डीएनए में जो कोड्स प्रेजेंट होते हैं
ये जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, उन्हीं कोड्स को पढ़ते हुए यहाँ पे हमारी प्रोटीन फॉर्म्ड होती है, और जैसी प्रोटीन फॉर्म्ड होती है वैसे ही फीचर्स हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हमारे फीचर्स कौन बना रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन वैसी बनेगी वो किससे डिसाइड हो रहा है? डीएनए से। और ये दोनों ही चीजें किस में प्रेजेंट होती हैं? हमारे क्रोमोसोम से। हमारे पास हमारे क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं? हमारे ही पेरेंट्स से। तो जैसे क्रोमोसोम्स आएंगे मीन्स जैसा डीएनए और जीन वहां से हमें क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मिलती है, वैसे ही फीचर्स हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ईच ट्रीट हैज टू वर्जन एलील। एलील मतलब कि हर एक कैरेक्टर के लिए वन जीन होता है, यानी वन कैरेक्टर वन जीन होता है, या मोर देन टू जीन्स भी क्या हो सकती है? मोर देन वन जीन भी कंट्रोल कर सकती है आपकी सिंगल कैरेक्टर को। लेकिन कभी भी एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। दो या दो से ज्यादा जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो जीन होते हैं कैसे एलील्स होती हैं, कहां से हमें ये एलील्स मिलते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेगर जोहन मैंडल्स मींस डिस्कवरी लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर जोहन मैंडल ने क्या किया? ग्रेगर जोहन मैंडल ने डिस्कवर किए इनहेरिटेंस के लॉस, ठीक है, एंड स्टडीज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। उन्होंने स्टडी की कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्योंकि उन्होंने पायसम सेटाइवम पी प्लांट पे वर्क किया था और उसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो उन्होंने बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी किया एंड नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और आज हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं।